प्रकार के प्रश्न हमने कराया हुआ है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुपद। बहुपद यानी इसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि इस बहुपद में अलग अलग प्रकार के टर्म यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। एक होगा पद के आधार पर बहुपद, एक को हम पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद। जब पद के आधार पर देखेंगे टर्म एक, यानी एक टर्म होगा एक पदी बहुपद होगा, यानी वन सिंगल टर्म होगा। जब सिंगल टर्म होगा तो हम एक पदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, जब डबल होंगे दो पद, इसमें जिस बहुपद में दो पद होगा द्विपदी हो जाएगा, जिस बहुपद में तीन पद होगा एकपदी हो जाएगा, जिस बहुपद में चार पद होगा चतुर्पद हो जाएगा। समझ आ गया? तो पद के आधार पर बहुपद को डिफाइन करते हैं। अब आओ घात के आधार पर, जो घात के आधार पर देखो बहुपद को देखेंगे हम। बहुपद को हम डिफाइन करने जा रहे हैं इसके आधार पर, पद के आधार पर, यानी कि टर्म के आधार पर, टर्म के बेसिस पर, पद के आधार पर बहुपद, पद के आधार पर। जब पद के आधार पर देखेंगे तो जब सिंगल टर्म होगा एक पद होगा तो उसे हम बोलेंगे एक पदी बहुपद। कौन सा? एक पदी बहुपद। फिर उसके बाद द्विपदी बहुपद। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे त्रिपदी बहुपद, यानी कि त्रिपदी बहुपद। ये किसके आधार पर है? पद के आधार, टर्म के आधार पर। फिर चतुर्पदी, कितने पद होंगे? चतुर्पदी बहुपद। ठीक है, अब आए देखें कि कैसे जानेंगे ये एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, चतुर्पद है, पांच पद है, कितना, कैसे? जैसे अगर मान लो आई है और हमने इसके साथ एक लिखा हुआ तो इसमें कितने पद हैं? बताओ भैया, इसमें दो पद है कि नहीं है? एक। जब कभी भी कोई भी गणित की राशियां अंकगणित के साथ जुड़ती हैं, वो भी गुणा के साथ, तो हमेशा उसका आंसर यानी कि हमेशा एक पद को बताएगा। 5x एक पदी का वर्ग। अगर मान लो 3 को हम लिखते हैं 3xy, इसमें कितने पद है? इसमें भी एक ही पद है। समझ आ गया? सिंगल टर्म मल्टीप्लाई के साथ जब जुड़ा रहेगा तो समझ जाओ वो एक पद को बताएगा, कितना भी नंबर क्यों ना हो। जैसे अगर हमने लिखा 150 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, इसमें कितने पद है? सिंगल टर्म है, एक पद है। कितना? हम एक पद ही मानेंगे। लेकिन जब यही प्लस और माइनस के साथ हो जाए, किसके साथ? प्लस माइनस के साथ। जैसे अगर हमने कहा 3x को जोड़ो 2 के साथ, यह एक अलग पद है और ये अलग पद है, तो यह दोनों कितने पद हो गए? सिंगल, दो पद हो गए। तो 3x प्लस 2 पदी बहुपद के उदाहरण हो जाएंगे। तो मैं यहाँ तक किसको नहीं समझा है? कोई दिक्कत नहीं, i into x सभी into ही तो है। यहाँ कुछ नहीं करने का मतलब इंट्री है। जब प्लस माइनस होगा तो उसको हम अलग अलग मानेंगे, प्लस माइनस गुणा को हमेशा एक मानेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल अगर हम इसका उदाहरण लिखें तो क्या हो सकता है भाई? 3x या फिर 2 या 50x स्क्वायर y, या इतना बड़ा नंबर लिखें और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो सभी लिख दें तो एक पदी तो होंगे। बोलो, द्विपदी जिसमें दो पद हो, 2x प्लस 5 ये हो गया, चाहे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं। 6x प्लस 9y स्क्वायर, ये द्विपदी का उदाहरण हो गया। त्रिपदी में इसमें तीन पद हो, 5x प्लस 2y प्लस 3 हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, इसमें देखो ये 2 3 पद है, प्लस माइनस के साथ जुड़े हैं
ये देखो 8x³ -5 -3y, इसमें 1 2 3 पद है, सारे 3 पद। ऐसे चतुर्थ पद में 4 पद है ना। ये हमने बताया पद के आधार पर। इसके आधार पर, पद के आधार पर, यानी जितने क्रम होंगे उतने हम बहुपद को देखेंगे। एक पद है तो एकपदी, दो पद है तो द्विपदी, तीन पद है तो द्विपदी। आओ अब हम देखने जा रहे हैं घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात बोले तो पावर, यानी बोले तो एक्सपोनेंट। घात के आधार पर जैसे ध्यान देखो, जिस बहुपद की घात 1 हो उसको हम बोलते क्या है? रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की घात 2 हो उस बहुपद को बोलेंगे द्विघात बहुपद। जिस बहुपद की घात 3 हो उसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। और जिस बहुपद की घात 4 हो उसे हम बोलेंगे चतुर्थ घात बहुपद, है ना जी। घात बोले तो पावर, जैसे पावर, जैसे देखो अगर हम x + 5 लिख रहे हैं तो बीजगणित की राशियां यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में a b c d x y z लिखते हैं ना। अगर इसमें पावर जितना अधिक होगा वही उसकी पावर है। अगर हम कहें इस बहुपद की घात होता, क्लास 9 में पढ़े हो, अगर हम कहें इसमें बहुपद की घात बताओ, हम ये नहीं पूछ रहे हैं, तो बताने जा रहे हैं इसमें घात कितना है। बीजगणित की राशियों का भाग हमेशा 1 होगा। कुछ ना लिखा हो तो समझो इसमें घात है। क्या है? 1 घात है। चाहे गणित तो बीजगणित कोई भी हो उसमें पावर 1 है मान। तो जिसमें घात 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? अभी हम, ठीक है, हम इसको बताने जा रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? पहला रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद की घात क्या हो? 1। ठीक, द्विघात बहुपद कब आ जाए? यहाँ देखो, इसमें हम कहें पावर बताओ, सबसे ज्यादा पावर कितना है? अगर हम इसमें पूछें कि बहुपद की घात बताओ कितना है, तो इसमें सबसे ज्यादा पावर जो होता है वही बहुपद की घात हो जाएगा। पावर जो है वही घात हो जो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा पावर कितना है? यानी बहुपद की घात 2 हो जाएगी। तो जिस बहुपद की घात 2 हो, जिसका पावर 2 हो, उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 1 हो उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? जिस बहुपद की घात, यानी जो पॉलिनोमियल दिया है उस बहुपद की घात क्या हो? 3 हो, तो त्रिघात बहुपद आ जाएगा। तो इसमें बताइए किसका उदाहरण है? द्विघात बहुपद का। ये किसका उदाहरण है? रैखिक बहुपद का। अभी हम 3 घात वाला देंगे तो किसका उदाहरण हो जाएगा? त्रिघात बहुपद का। देखो घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद को बताने जा रहे हैं। पहला है रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद की घात क्या हो? जिस बहुपद की घात क्या हो? जिस बहुपद की घात 1 हो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। तो एग्जांपल लिख लो भाई, एग्जांपल लिखो। जैसे हम 2x लिखते हैं, 2x + 5 लिख रहे हैं, तो इसकी पावर कितना है? 1 है, तो रैखिक बहुपद। हम 3x बस लिख रहे हैं, ये भी रैखिक बहुपद है क्योंकि पावर 1 है। 9x + 3 लिख रहे हैं, ये भी y अगर लिख लेते हैं +3, इसकी पावर 1 है कि नहीं है? बोलो अचल, समझ में आया? नहीं आया? पावर देख करके बताएंगे, तो हम पावर देख करके बताएंगे तो वो लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल और रैखिक बहुपद, जिस बहुपद की घात 1 होगा। दूसरा क्या है? द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात। द्विघात बोले तो
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना जी। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद की घात क्या हो, जिस बहुपद की घात 2 उसे हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। अब इसका एग्जांपल ले लो, क्या होगा इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं 3x² + 5। तो इसमें पावर कितना है 2। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं 3y² + 2y + 3। तो यहाँ देखो पावर के आधार पर हम अगर क्रम देखेंगे 1 2 3 क्रम के आधार पर ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। लेकिन पावर के बेसिस पर ये हमारा द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। और अगर जिस बहुपद की घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद। यहाँ तक किसी को समस्या समझने में तो बताओ कहाँ। इस पे देखो जिसपे पावर कितना होना चाहिए 2 तो द्विघात बहुपद हो गया। तो इसपे पावर 2 है तो किसका उदाहरण हो गया द्विघात बहुपद। इसमें हम जिसपे पावर 1 कुछ न लिखा हो तो वह कौन सा उदाहरण है रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद जिसपे पावर कितना हो 3 क्यूबिक जिसको बोलते हैं, जिसपे घात 3 होगा तो त्रिघात हो जाएगा। आया बोलो। अगर ये समझ में आ गया नोट कर लो, फिर आगे हम बताएं तुम लोगों को गुणांक क्या होता है। हालांकि 9 में पढ़े होंगे लेकिन नहीं पढ़े तो कभी हम बहुपद पढ़ा रहे हैं तो यहाँ समझ जाएगा। ये जल्दी नोट कर लो फिर आगे बताएं। अगर हम कहें गुणांक क्या होता है कौन बताएगा। गुणांक इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। जिस संख्या में यानी किसी भी बीजगणित राशि में जिससे गुणा होता है, जिससे गुणा हो वही गुणांक हो गया। देख लो एक मिनट, देख लो बिल्कुल नोट करना। देखो भाई अगर हमने कहा 3x, यहाँ देखो 3x लिखा हुआ है, हम कहेंगे x का गुणांक बताओ तो x में किससे गुणा हुआ है 3 से, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3, यानी कि x का गुणांक क्या हो गया 3। अगर हम कहेंगे x² का गुणांक बताओ, हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा इसमें बताओ है x² है नहीं है। तो जब x² नहीं है तो हम 0 लिखेंगे, जिसका रहेगा उसी का हम बताएंगे। x का है तो हम लिखेंगे 3 और x² हम पूछ रहे हैं तो है x² इसमें दिख रहा है नहीं है, तो x² का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन x का पूछेंगे तो x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मान लो अगर हमने लिखा हुआ है 5x³ + 3x - 2y। प्रश्न देखो अगर हम कहेंगे x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा x³, तो x³ में किससे गुणा हुआ है सिंबल के साथ साइन के साथ -5, यानी x³ का गुणांक हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x³ -5।
हम कहेंगे x का गुणांक बताओ, x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा 3 और y का गुणांक बताओ, y का गुणांक कितना हो जाएगा, y का गुणांक हो जाएगा -2। इसका मतलब गुणांक क्या है, जिससे गुणा होता है वही उसका गुणांक हो गया। तो जिसका पूछेगा उसका बता देंगे, और जिसका नहीं दिया है और पूछ रहा है तो उसका हमेशा 0 हो जाएगा। तो ये गुणांक वाला है और इसी पर सवाल कराने जा रहे हैं, जल्दी नोट कर लो। हम एक कैलकुलेशन करा देते हैं, सिद्ध करने वाले या प्रूफ करना होता है कि बहुपद के शून्य ज्ञात करो तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। एक टाइप का प्रश्न हो जाएगा, तो उसी पे आपके जितने भी एनसीईआरटी के होंगे या पेपर में आए क्वेश्चन होंगे सभी सॉल्व कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। मिटा दिया जाए, चलो ध्यान से को थोड़ा सा ही जानो। मूलों का योगफल वैसे चैप्टर विभाग समीकरण समझाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुमको जरूरत पड़ेगा गुणांक वाला। एक प्रश्न लिखो, सदाच कर प्रश्न लिख लो, प्रश्न लिखो। द्विघात बहुपद क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। यह प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता हुआ पेपर में आता है। Find the zeros and relation between coefficient and zeros, यानी कि शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, ध्यान दो। जब कहेगा शून्य ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करने गुणनखंड आता है ना, चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसका शून्य निकालना है, देखो भाई चल यहाँ ध्यान दो। जब कहेगा शून्य ज्ञात करो तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। 0 करेंगे, उसके बाद गुणनखंड बनाएंगे। इसका गुणा करते हैं, बाहर से बाहर गुणा करते हैं। 10x स्क्वायर हो गया, 10x स्क्वायर हो गया, और 10x स्क्वायर को तोड़ो दो भाग में, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। 10x स्क्वायर को दो पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर 7x आ जाए, जोड़ने घटाने 7x आ जाए, और गुणा करने 10x स्क्वायर। देखो 10 का 2x में 5x से अगर गुणा कर दो तो 10x स्क्वायर हो गया, और 2x 5 में मल्टीप्लाई करोगे और 2 में 5x को तो 7x हो जाएगा। यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, 7x को तोड़ देंगे 2x प्लस 5x में, और 10 को भी हम ऐसे रहने देंगे इक्वल टू 0। आ गया, मतलब 2 का 5 में गुणा करो 10 आ गया। इसका बाहर से बाहर गुणा करते हैं, 10 आ गया।
और 2 और 5 को जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, आया नहीं है। अब हम कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लो x, एक x बचा प्लस 2 बचेगा। इसमें देखो यहाँ 10 में 5 है, 5 टू 10, यहाँ मान लो प्लस 5 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 करो। अब x प्लस 2 यहाँ कॉमन है 2 जगह और यहाँ पर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, एक बार इसे 0 करो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 उधर करोगे -2, तो x इज इक्वल टू 5 उधर करोगे -5। अब ये बताओ, यहाँ तक इसको मानोगे तुम लोग अल्फा और इसको मानोगे तुम लोग बीटा। जो मान दोनों निकलेगा एक को मानना है अल्फा और दूसरे क्या मानना है बीटा। एक अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया। अब जब अल्फा बीटा हो गया तो तुम लोग को एक टॉपिक पहले अब ये समझा देते हैं, हालांकि वो बहुपद वाले में तुम लोग को चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में पढ़ाते हैं तो समझाते हैं। मूलों का योगफल और गुणनफल, इसके लिए पहले टॉपिक हम पढ़ लेंगे। मूलों का योगफल का क्या सूत्र है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल यानी दो मूल निकलते हैं, द्विघात समीकरण में मूल 2 निकलेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब आ जाओ भाई, थोड़ा सा पहले देखो, अगर मान लो हम द्विघात समीकरण द्विघात लिखते हैं जिसका पावर कितना हो 2, जिसका पावर 2 हो उसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं ना। तो इसके पहले अभी देखो ध्यान से, अगर मान लो हम लिखते हैं 3x² प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद हमेशा इसी रूप में होता है नहीं होता है। जो भी द्विघात बहुपद होगा उसका रूप हमेशा इसी रूप में होता है, जैसे 2x 3x² bx प्लस c। जैसे मान लो ये देखो, ये द्विघात बहुपद है, कौन सा बहुपद है, इसके पावर कितने हैं, देखो पावर कितना है भाई 2, इसी रूप में लिखा है कि नहीं है। इसी से और इससे तुम लोग कंपैरिजन कर, तुलना करो। जैसे द्विघात बहुपद है तो इससे और इससे तुलना करो, ax² यानी कब यहाँ से x² प्लस 7x प्लस 10, यहाँ से a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो और c की वैल्यू निकालो। जब a की वैल्यू यहाँ ax² प्लस bx प्लस c निकालो, ax² में यहाँ कुछ ना हो तुम लोग 1 से गुणा हुआ है, किससे गुणा है, यानी कि a की वैल्यू कितना आ गया 1, x कॉमन है, b की वैल्यू कितना आ गया 7 और c की वैल्यू 10, यानी a की वैल्यू निकल आया 1, b की वैल्यू निकल के आया 7 और c की वैल्यू निकल के आया 10। आया, किसको नहीं आया, c को अचर पद बोलते हैं। ये अचर पद है, कोई संख्या है, c अचर पद है, हमेशा किसी रूप में होगा। देखो इससे जो गुणा होगा इसमें कुछ कोई अंक नहीं है, कोई अंक नहीं, समझो एक है, इससे तुलना करो, x² यहाँ है, x² यहाँ है, तो जो बच गया a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू कितना होगी 1 होगी। bx लिखा हुआ है, x यहाँ भी है, x यहाँ है, तो ये बताओ b की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर -7 होता तो -7 लगाते, +7 है तो +7 लगाएंगे। और c का मतलब होता है अचर पद, कोई संख्या, तो c का मान कितना हो गया 10। क्वेश्चन में a b c का मान निकल जाएगा, यानी कि हमें a का मान 1, b का मान 7, c का मान 10 आ गया। तो मूलों का योगफल का सूत्र यहाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, फॉर्मूला है क्या है -b/a, और अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा ना, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। मूलों का योगफल क्या होता है -b/a, -b/a। तो ये बताओ b क्या है भाई, किसका गुणांक है, ये b क्या है, किसका गुणांक, x का गुणांक। तो इसको हम लिखना चाहें तो -x का गुणांक बटा a है किसका x² का गुणांक, ये लिख सकते हैं। तो देखो
ये जो मान निकला है ना, दो मूल निकले थे, एक अल्फा और एक बीटा। जब एक को अल्फा मान लिए, एक को बीटा मान, अब यहाँ तुम लोग को लगाना है अल्फा प्लस बीटा। क्या लगाना है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ई होता है, अभी पढ़ाएं। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। इसको अल्फा माने थे, इसको बीटा माने थे। यहाँ वैल्यू पुट करो, ये -2 प्लस -5 इज इक्वल टू, अब बी और ए का मान यहाँ से निकालना है। बी का मान कितना आया है? बी का मान 7, क्या -7 अपॉन ए, और सॉरी ए का मान कितना है? 1। यहाँ देखो -2 -5 प्लस माइनस माइनस तो -7 -7 इज इक्वल टू -7, दोनों आ गए बराबर। ये दोनों बराबर आ गया तो संबंध स्थापित हो गया। फिर यहाँ पर आओ, अल्फा की वैल्यू -2 लिए, बीटा की वैल्यू -5 लिए, और सी की वैल्यू कितना है? 10, ए की वैल्यू 1। तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 10 हो गया, इज इक्वल टू 10। देखो बराबर है 10 बराबर 10, दोनों सेम आ गया, संबंध स्थापित हो गया। इसी प्रकार के प्रश्न करते हैं। जब ऐसा प्रश्न आएगा, शून्य ज्ञात कीजिए तो बराबर 0 कर लेना है। यहीं पर तुम लोगों को ए बी सी का मान निकाल लेना है। ए का मान ए निकालो, बी का मान निकालो, सी का मान निकालो। जब ए बी सी का मान निकल जाएगा तो सूत्र लगाना है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसी आधार पर सारे प्रश्न करने हैं। तो एनसीईआरटी के राजीव प्रकाशन के बालाजी कोई प्रकाशन में खुद से सॉल्व करना, ठीक है। आज हम इस टाइप के क्वेश्चन को ही रोकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में और इससे लेवल बढ़ेगा हमारा, अप्रूव कराने वाले और जितने भी बहुपद से आने वाले प्रश्न सब करेंगे।